व्हाट्सएप पीटी एजुकेशनर्स, वेलकम टू माय चैनल पीटी एजुकेशन। आज मैं डोपिंग का थर्ड पार्ट डाल रहा हूँ। एक्चुअली आज की लाइव में बच्चों के डाउट्स थे कि आप प्लीज़ डोपिंग का थर्ड पार्ट डाल दो, एग्जाम है मॉर्निंग में, तो मैं डोपिंग का थर्ड पार्ट डाल रहा हूँ। आपको कुछ भी क्वेरीज अगर इसके अंदर हो तो आप नीचे कमेंट में कर देना, मैं ज़रूर जल्द से जल्द आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर दूंगा। तो हमने लास्ट जो पढ़ा था, लास्ट पार्ट 1 पार्ट 2, अगर आपने नहीं देखी है पार्ट 1 पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। पार्ट 2 तक हमने जो किया था, लास्ट हमने करा है ब्लड डोपिंग और जीन डोपिंग, यानी कि फिजिकल मेथड हमने पढ़े थे। परफॉर्मेंस एनहेंसिंग सब्सटेंस पढ़ा, फिर फिजिकल मेथड में ब्लड डोपिंग और जीन डोपिंग पढ़ा, ये लास्ट हमने यहाँ एंड किया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोहिबिटेड सब्सटेंस और उसके मेथड्स, जिसमें आएंगे कौन कौन से सब्सटेंस इन और आउट कंपटीशन हम नहीं ले सकते, एथलीट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे नेक्स्ट आएगा एर्गोजेनिक एड्स क्या होता है। एर्गोजेनिक एड्स में कुछ सेफ होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं, और डोपिंग कंट्रोल प्रोसीजर, ये चारों पॉइंट हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आएगा प्रोहिबिटेड सब्सटेंस और मेथड। अब कौन कौन से सब्सटेंस हैं और मेथड हैं जो कि एकदम प्रोहिबिटेड हैं, डोपिंग अथॉरिटी ने एकदम बैन कर रखे हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। प्रोहिबिटेड सब्सटेंस का मतलब वो मेथड्स या वो सब्सटेंसेस जो कि बैन कर रखे हैं स्पोर्ट्स में। वाडा आपको मैंने बताया था लास्ट क्या होता है। वाडा ही रिस्पॉन्सिबल है मेंटेन करने का, और जितने भी सब्सटेंसेस जो बंद हैं, प्रोहिबिटेड है, उनका लिस्ट बनाने। वाडा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग दीज सब्सटेंसिंग एंड मेथड्स एनुअली। कुछ सब्सटेंसेस जो है सिर्फ कंपटीशन के अंदर नहीं ले सकते, कुछ सब्सटेंसेस कंपटीशन के अंदर और बाहर नहीं ले सकते, और कुछ सब्सटेंसेस हैं जो कि किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में हैं जो कि नहीं लेने। बाकी स्पोर्ट्स में लेना चाहो तो ले सकते हो, बट इन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में तो एकदम प्रोहिबिटेड है। ठीक है, तो हम वो पढ़ेंगे, वो तीनों क्या हैं आगे मैं आपको और बताता हूँ। आज सब्सटेंस या मेथड इज एडेड टू अ लिस्ट। एक सब्सटेंस जो है लिस्ट में ऐड कब होता है, मतलब हम वाडा क्यों कहती है कि ये सब्सटेंस जो है, हाँ ये सब्सटेंस इस लिस्ट में आ गया और ये प्रोहिबिटेड है, ये क्यों कहेगी। ये सब्सटेंस ये लिस्ट में तब आता है अगर वो एनहेंस करता है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को। अगर स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को वो सब्सटेंस एनहेंस करता है ओवर दी अदर कॉम्पिटिटर्स, या डैमेज करता है एथलीट की हेल्थ को। ठीक है, अगर वो एथलीट की हेल्थ को डैमेज करता है वो सब्सटेंस, या फिर वो सब्सटेंस परफॉर्मेंस एनहेंस करता है ओवर द कॉम्पिटिटर्स, जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं उसके साथ उनसे ज़्यादा इसकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, तो वो सब्सटेंस को वो इस लिस्ट में डाल देती है कि ये आप सब्सटेंस नहीं ले सकते हो, ये वाडा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, बट कभी कभी कोई एथलीट ये सब्सटेंस ले सकता है। ठीक है, कभी कभार जो सब्सटेंस प्रोहिबिटेड हैं वो सब्सटेंस भी स्पोर्ट्स पर्सन ले सकता है। वो कब ले सकता है, वो पर्सन अगर वो थेरापेटिक यूज के लिए लेना चाहे तो वो ले सकता है, लेकिन उस स्पोर्ट्स पर्सन को अप्लाई करना पड़ेगा किसको, इंटरनेशनल फेडरेशन को एग्जम्पशन के लिए। उनको बताना पड़ेगा कि मैं ये सब्सटेंस ले रहा हूँ, और वो वेरीफाइड करा जाएगा फिजिशियन द्वारा कि ये सब्सटेंस जो इसको ले रहा है ये लेना कंपलसरी है इसके लिए, नहीं तो इसकी लाइफ पर इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, अगर ये एक्सेप्ट करने के लिए कुछ 3 पॉइंट्स हैं जो कि अप्रूव होना बहुत ज़रूरी है। ये सब्सटेंस अगर वो ले रहा है तो अब ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। फिजिशियन हाँ कर देगा कि हाँ ये सब्सटेंस ले सकते हैं, ये 3 फॉलो अगर हो रही हैं। पहला आता है द एथलीट वुड फेस वाइटल हेल्थ प्रॉब्लम इफ ही डज नॉट टेक सच ड्रग्स और सब्सटेंस। ये ड्रग अगर उसने नहीं लिया तो उसको बहुत सारे वो हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम कई सारी आ सकती हैं अगर वो ये सब्सटेंस नहीं लेगा। तो पहला पॉइंट ये है, तो इसको लेना ही पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है देयर इज नो अदर सुटेबल ऑल्टरनेटिव टू दैट ड्रग। उस ड्रग के अलावा कोई और सुटेबल मेथड ही नहीं है, कोई और सुटेबल सब्सटेंस ही नहीं है जो हम उसको दे सकें, तो ये वाला सब्सटेंस वो ले सकेगा। थर्ड पॉइंट आता है देयर इज नो कंसिडरेबल परफॉर्मेंस एनहेंसिंग बेनिफिट। इस सब्सटेंस को लेने से उसका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इंक्रीज ना हो, यानी कि ये इस सब्सटेंस लेने से उसका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस जो उसने खेलनी है वो इंक्रीज ना हो जाए। जो किसी अगर उसको कोई ड्रग लेना है किसी हेल्थ इशू के चलते तो ले सकता है, लेकिन अगर वो ड्रग से उसकी परफॉर्मेंस एनहेंस होती है तो ये नहीं दिया जाएगा। यानी ये तीनों चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी।
तो वो कहेंगे हाँ तुम ये ड्रग ले सकते हो। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं प्रोबेबिलिटी, सब्सटेंस और मेथड में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्सटेंसेस जो प्रोहिबिटेड हैं हमेशा के लिए, कंपटीशन के अंदर भी कंपटीशन के बाहर भी, यानी कंपटीशन करते वक्त भी आपको नहीं लेना, कंपटीशन के बाहर भी आपको ये सब्सटेंस नहीं लेना जो एकदम प्रोहिबिटेड है। सबसे पहला आता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड, नहीं लेना। सेकंड पेप्टाइड हार्मोन्स, थर्ड बीटा 2 एगोनिस्ट, फोर्थ ड्यूरेटिक्स और फिफ्थ हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिक मॉड्यूलेटर्स। फर्स्ट फोर्थ जो हैं वो मैंने आपको पार्ट 2 में समझा रखे हैं, आप वहां पर जाकर समझ सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें इसलिए समझा रहा क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। फोर्थ चारों आप वहां समझ सकते हैं। फिफ्थ जो कि मैंने नहीं समझाया वो मैं बता देता हूँ, हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिक मॉड्यूलेटर्स क्या होता है। ये सब्सटेंस जो है प्रोहिबिटेड है, क्यों? क्योंकि ये एस्ट्रोजन, जो मेल्स में एस्ट्रोजन होता है और फीमेल्स में हार्मोन्स होते हैं, उनके फंक्शंस में इंटरफेरेंस करता है। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि तो इससे उनकी क्या होता है, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये इन्होंने एकदम ही प्रोहिबिटेड कर दिया है, किसी भी स्पोर्ट्स में नहीं लेना और स्पोर्ट्स के बाहर भी नहीं लेना, यानी इन एंड आउट कंपटीशन नहीं लेना है इसको। इसके अंदर जो आएंगे, ये वैसे भी एस्ट्रोजन और फीमेल हार्मोन के फंक्शन को इंटरफेयर करता है, प्लस ये कैंसर की ट्रीटमेंट में भी यूज होता है ये वाला मॉड्यूलेटर्स। ठीक है, इसमें जो आएंगे टेमोक्सिफेन और क्लोमिफेरन, टेमोक्सिफेन और क्लोमिफेरन आएंगे जो एग्जाम्पल है इस वाले हार्मोन के। अगर एग्जाम्पल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं एग्जाम में तो आप ये दोनों लिख सकते हो। ठीक है, बाकी जो ऊपर के चार हैं मैंने अच्छे से वहां एक्सप्लेन कर रखा है और उनके सभी के एग्जाम्पल भी आपको बता रखे हैं, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा सब्सटेंस जो प्रोहिबिटेड है कंपटीशन के अंदर भी और कंपटीशन के बाहर भी। सेकेंड हम पढ़ लेते हैं प्रोहिबिटेड मेथड, वो मेथड जो प्रोहिबिटेड है हमेशा के लिए कंपटीशन के अंदर और कंपटीशन के बाहर। लास्ट हमने पढ़ा कौन से सब्सटेंस प्रोहिबिटेड है कंपटीशन के अंदर और कंपटीशन के बाहर। सेकंड पढ़ रहे हैं हम मेथड, कौन से कंपटीशन के अंदर और बाहर हमेशा के लिए प्रोहिबिटेड है। सबसे पहला ब्लड डोपिंग, जो कि नहीं कर सकते। जीन डोपिंग, ये नहीं करना। ये दोनों मैंने पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया है, वहां आप जाके देख सकते हो। थर्ड जो हमने नहीं पढ़ा, केमिकल और फिजिकल मैनिपुलेशन। केमिकल और फिजिकल मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि अगर उसका किसी भी चीज में दखल अंदाजी करना, मतलब अगर उसका टेस्ट, उसका मेजरमेंट चल रहे हैं, टेस्ट चल रहे हैं, यानी वो किसी भी तरह का टेम्पर कर रहा है या अटेम्प्ट टू टेम्पर कर रहा है, वो टेम्पर कर रहा है या अटेम्प्ट टू टेम्पर कर रहा है, कोई भी सैंपल कलेक्ट होते वक्त, मतलब जब उस स्पोर्ट्स पर्सन का सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है तो वो किसी भी तरह से इंटरफेयर कर रहा है या मना कर रहा है या कुछ भी इंटरफेयर करता है, तो वो इसके अंदर आएगा, केमिकल और फिजिकल मैनिपुलेशन के अंदर। ठीक है, तो ये कंपटीशन के अंदर, कंपटीशन के बाहर है, ये चीजें नहीं करनी है इसने। ये हमने पढ़ लिया दोनों पॉइंट्स। थर्ड आएगा कौन कौन से सब्सटेंस जो प्रोहिबिटेड है कंपटीशन के अंदर, सब्सटेंसेस प्रोहिबिटेड इन कंपटीशन। हमने लास्ट से लास्ट पढ़ा था कौन कौन से सब्सटेंसेस जो कंपटीशन के अंदर और कंपटीशन के बाहर नहीं यूज होने, वो उसके अंदर वो पांचों थे। इसके अंदर वो सब्सटेंस बता रखे हैं जो कंपटीशन के अंदर नहीं लेने, जो अंदर बिल्कुल भी नहीं लेने। पहला तो स्टिमुलेंट्स, जरा भी नहीं लेना। सेकंड नार्कोटिक्स, थर्ड कैनाबिनॉइड्स, फोर्थ ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये चारों नहीं लेने हैं। ठीक है, आप नाम याद कर लेना इन चारों के, स्टिमुलेंट्स, नार्कोटिक्स, कैनाबिनॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये चारों नहीं लेने। ये चारों एक्सप्लेन पार्ट 2 में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां आप जाके देख सकते हैं। तो ये चारों जो है कंपटीशन के अंदर एकदम प्रोहिबिटेड हैं। अगला आता है सब्सटेंस जो प्रोहिबिटेड है इन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स। अब कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हैं जो कि सारे स्पोर्ट्स में ना प्रोहिबिटेड करके, ना बैन करके, कुछ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में बैन है, जैसे कि अल्कोहल। फर्स्ट आएगा अल्कोहल। अल्कोहल सभी स्पोर्ट्स में नहीं बैन है, सिर्फ अगर वो आर्चरी या कराटे ये खेल रहा है, वो इस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है आर्चरी में या कराटे में, तो उसको अल्कोहल नहीं लेना, ये लेना बैन है। सेकंड आता है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स भी एक प्रोहिबिटेड है कंपटीशन में, अगर वो आर्चरी कर रहा है, शूटिंग कर रहा है या गोल्फ खेल रहा है। इन स्पोर्ट्स में अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है स्पोर्ट्स पर्सन, तो ये बीटा ब्लॉकर उसमें बैन है, नहीं लेना। बीटा ब्लॉकर करता क्या है? बीटा ब्लॉकर क्या करता है, हार्ट रेट को ना लो कर देता है। यानी अगर कोई
कोई एक्टिविटी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जा रहा है तो उसको करने की वजह से क्या होगा, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी जब भी कर रहा होगा तो उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी। हार्ट बीट फास्ट होने से वो ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएगा। तो ये बीटा ब्लॉकर क्या करेगा, उसके हार्ट बीट को नॉर्मल ही रखेगा, ठीक है, हार्ट बीट को लो रखेगा, जिससे वो ज़्यादा जल्दी थकेगा नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस दे पाएगा अपने स्पोर्ट्स में, ठीक है। तो ये तो हमने सारा पढ़ लिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है एथलीट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है जो कि डिफाइन की गई हैं विद रिगार्ड टू द एंटी डोपिंग रूल्स एंड रूल्स ऑफ वाडा, ठीक है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाडा ने बताई गई हैं कि जो कि एथलीट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी माननी पड़ेगी। सबसे पहले क्या आती है, टू बी नॉलेजेबल, उसको नॉलेजेबल होना पड़ेगा। जितने भी वाडा ने रूल्स रेगुलेशन बता रहे हैं, जितने भी एंटी डोपिंग पॉलिसीज हैं, स्पोर्ट्स पर्सन को पता होनी चाहिए, यानी उसको सारे की सारी जितने रूल्स रेगुलेशन है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड आता है वो हमेशा अवेलेबल हो, जब भी कलेक्शन करना है सैंपल हमेशा अवेलेबल हो। कभी भी वो ये नहीं कह सकता मैं नहीं आ पाऊंगा, तो यानी वाडा ये जब भी बुलाएंगे डोपिंग अथॉरिटी तो उसको हमेशा आना पड़ेगा। वाडा ये भी अवेयर करती है कि क्योंकि कुछ एथलीट जो हैं ईपीओ ले लेते हैं, एराइथ्रोपाइटिन ले लेते हैं इवनिंग में, ठीक है। इवनिंग में क्या करते हैं वो एथलीट्स ईपीओ ले लेते हैं, जिससे कि जो इन्होंने ले रखे होते हैं सब्सटेंस ईपीओ इन द इवनिंग आफ्टर नॉर्मल टेस्टिंग आर, सो दैट इट विल बी अनडिटेक्टेबल व्हेन नॉर्मल टेस्टिंग आर रिज्यूम इन द मॉर्निंग। अब इवनिंग में इन्होंने ईपीओ ले लिया, नेक्स्ट मॉर्निंग में इनका क्या होना है, दोबारा से ही इनको सैंपल कलेक्ट के लिए बुलाना है, तो ये पहले से ही ईपीओ ले लेते हैं, जिससे कि मॉर्निंग में ज़रा पता नहीं लगता कि इन्होंने सब्सटेंस लिया हुआ था। तो यानी कि वाडा ये भी मेक श्योर रहती है कि ये एथलीट कोई लेना ले, इसलिए वो टाइम टू टाइम कभी भी किसी भी टाइम बोल दे कि आपको इस समय आना है सैंपल कलेक्ट करने के लिए, और उनको जाना ही पड़ेगा। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एथलीट टू रिमेन विद इन द साइट, ये एथलीट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वाडा जब भी सैंपल कलेक्ट कर रही है तो वो उसके आसपास ही रहें, ज़्यादा दूर ना जाए। और आता है टू इन्फॉर्म करें मेडिकल पर्सनल को खुद भी कहें कि आप कुछ भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंस को यूज़ ना करें, प्रोहिबिटेड मेथड को कुछ भी यूज़ ना करें, और वो भी मेक श्योर करें कि जो भी उनको प्रोवाइड की जा रही है मेडिकल फैसिलिटी उसमें भी कोई भी डोपिंग का रूल वायलेट ना हो रहा हो, ठीक है। अगला आता है कि वो कोई भी टेस्टिंग अगर उनकी हो रही है तो जल्द से जल्द रिपोर्ट करें, इमीडिएटली वहां पहुंचे, जब भी उन्होंने बुलाया तो जल्द से जल्द वहां पहुंचे, ये एथलीट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट, टू मेंटेन कंट्रोल मेंटेन करना है, उनको तब तक वेट करना है जब तक पहले वाले का सैंपल सील नहीं हो जाता, मतलब अगर जब सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं सैंपल को सील भी होना है, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे इसमें प्रोसीजर में क्या होता है। उसके जब सैंपल कलेक्ट होता है एंड में सैंपल हर एक का सैंपल सील हो रहा है, तो पीछे वाले को इतना कंट्रोल करके रखना है कि अगले वाले का सैंपल सील हो तब उसका नंबर आएगा। मतलब इतना जल्दी नहीं कि सर जल्दी जल्दी करो हमारा भी करना है, ऐसा नहीं। आपको मेंटेन करके रखना है डिसिप्लिन और कंट्रोल मेंटेन करना है अपना भी बाकी सबका भी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एथलीट्स की, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे, एर्गोजेनिक एड्स एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। एर्गोजेनिक एड्स क्या होता है? एक्चुअली लाइव आज जब मैं गया था 10 बजे तो कुछ बच्चों के डाउट्स आए थे कि एर्गोजेनिक एड्स क्या होता है। एर्गोजेनिक एड्स में टाइप्स कितने क्या क्या हैं, कुछ एर्गोजेनिक एड्स हार्मफुल होते हैं, कुछ सही होते हैं, सेफ होते हैं, उस बारे में बता दो। तो मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। एर्गोजेनिक एड्स क्या होता है? फिर एर्गोजेनिक एड्स कुछ भी आप सब्सटेंस ले रहे हो, फूड ले रहे हो, या फिर कोई भी ऐसा मेथड यूज कर रहे हो जिससे कि स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो, ठीक है। ऐसा नहीं है इसके अंदर कि वो सिर्फ वो मतलब स्टेरॉइड्स वगैरह ऐसी चीजें लेकर ही वो अपनी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रहा है। इसके अंदर सेफ चीजें भी इंक्रीज आती हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, जैसे कि प्रोटीन लेकर अगर हम स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इंक्रीज करते हैं, प्रोटीन बैन नहीं है, प्रोटीन ले सकते हैं। क्रेटीन लेके कई लोग तो अपने परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो यानी कि परफॉर्मेंस इंक्रीज किसी भी चीज से कर रहे हो, फूड से करो, कोई सब्सटेंस लेके करो, मेथड से करो, किसी भी चीज की वजह से अगर आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है तो वो आएगा एर्गोजेनिक एड्स में, ठीक है। अगला है ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होते हैं, बाहर से लेने पड़ते हैं।
अब इसके अंदर कई तरह के आते हैं एर्गोजेनिक एड्स में। टाइप ऑफ एर्गोजेनिक एड्स: मैकेनिकल एड्स, फार्माकोलॉजिकल एड्स, न्यूट्रिशनल एड्स, फिजियोलॉजिकल एड्स और साइकोलॉजिकल एड्स। 5 आते हैं, पांचों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है मैकेनिकल एड्स। मैकेनिकल एड्स में आएगा कि मैकेनिकल एड्स इंक्लूड कई तरह की ट्रेनिंग, एल्टीट्यूड ट्रेनिंग कर सकते हैं, वाटर ट्रेनिंग कर सकते हैं, रनिंग शूज, नेसल ब्रीदिंग स्ट्रिप्स, इक्विपमेंट इनोवेशन, आर्टिफिशियल टर्फ्स और सरफेसेस, वेट्स टू डेवलप स्ट्रेंथ। मतलब किसी भी तरह से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना। वाटर ट्रेनिंग करो कि आपकी स्ट्रेंथ, अगर मान लो आप जिम में जाके आपके मसल की स्ट्रेंथ तो बढ़ गई है, बट अगर अब आप वाटर स्ट्रेंथ भी बढ़ाना चाहते हैं, अपने वाटर ट्रेनिंग कर लो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी लंग कैपेसिटी आप इंक्रीज करना चाहते हो तो वाटर ट्रेनिंग कर लो, आपकी लंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो यानी कि अब आप अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर रहे हो, क्या करके? आप जिम से शिफ्ट हो रहे हो किस चीज पे? आप मसल स्ट्रेंथ बढ़ गई, अब आप शिफ्ट हो रहे हो वाटर ट्रेनिंग पे, ताकि आपकी रेस्पिरेटरी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाए, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आपका अच्छा हो जाए और आप ज़्यादा देर तक ऑक्सीजन को कैरी कर सकें। तो इसीलिए आप परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रहे हैं अपनी। तो ये मैकेनिकल एड्स में आएगा। सेकंड आता है फार्माकोलॉजिकल एड्स। इसके अंदर आता है फार्माकोलॉजिकल एड्स आर आल्सो यूज्ड टू एनहांस परफॉर्मेंस फील्ड इन स्पोर्ट्स। इसमें इंक्लूड होगा ईपीओ लेना, जो कि अभी मैंने लास्ट बोला था, ईपीओ ले लेते हैं कुछ लोग, ईपीओ ले सकते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड ले सकते हैं, बीटा ब्लॉकर जो हम पढ़ रहे हैं पीछे, बीटा ब्लॉकर ले सकते हैं, एचजीएच हार्मोन जो हमने लास्ट पार्ट 2 में किया था, एचजीएच हार्मोन भी ले सकते हैं इसके अंदर। तो ये इंक्लूड होते हैं। थर्ड आता है न्यूट्रिशनल एड्स। अब कुछ न्यूट्रिशनल एड्स भी ले सकते हैं आप। न्यूट्रिशनल एड्स में क्या क्या इंक्लूड होगा? आपने देखो कि न्यूट्रिशन एड में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लोडिंग, विटामिन के कैप्सूल्स लेते हैं लोग, विटामिन की गोलियां लेते हैं लोग, एंटीऑक्सीडेंट्स, कैफीन, प्रोटीन, क्रेटीन, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स। अब ये सारी चीजें क्या है? ये स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करती हैं। फोर्थ आता है फिजियोलॉजिकल एड्स। अब फिजियोलॉजिकल में इंक्लूड होगा वही एचजीएच हार्मोन, एचजीएच, ईपीओ, हर्बल मेडिसिन जितनी आएंगी वो सारी, ब्लड डोपिंग इसके अंदर आएगा, स्पोर्ट्स मसाज, सोना, वार्म अप, ये फिजियोलॉजिकल में आएगा। यानी फिजियो से आप याद रखो, फिजियो में है तो मतलब क्या क्या होगा? सोना होगा, वार्म अप होगा, सोना, ठीक है, वार्म अप होना है होगा, स्पोर्ट्स मसाज ये फिजियो में आएगा। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। फिफ्थ आता है साइकोलॉजिकल एड्स। साइकोलॉजिकल में आता है परफॉर्मर्स को चीयर अप करना, वो साइकोलॉजिकल एड्स में आता है। अब उससे क्या होगा? परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। अब सामने वाला जो स्पोर्ट्स पर्सन कर रहा है, हम उसको चीयर अप कर रहे हैं तो उससे उसका और परफॉर्मेंस इंक्रीज, क्योंकि उसको मोटिवेशन मिल रहा है सामने से, ठीक है। अब मोटिवेशन मिल रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, ये इसके अंदर आएगा। मेडिटेशन करना, ये साइकोलॉजिकल एड्स में आएगा। रिलैक्सेशन करना, ये भी साइकोलॉजिकल में आएगा, ठीक है। तो ये खत्म होते हैं टाइप्स। अब सम एर्गोजेनिक एड्स में आता है देयर आर मेनी सेफ भी हैं और कुछ हार्मफुल भी हैं इसके अंदर। सेफ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो ये सेफ है। मतलब अगर आपकी कोई चीज न्यूट्रिशन के द्वारा अपना आप परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। फर्स्ट आता है प्रॉपर न्यूट्रिशन का मतलब आप गुड फूड चॉइसेस को अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ, यूजुअली डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट जो विमेंस की हैं वो 1940 यानी 1940 कैलोरीज जो है विमेन की हैं जो रिक्वायरमेंट होती है, और मेन की 2550 कैलोरी जो है मेन ले सकते हैं। अब अगर वो अपनी कैलोरी को इंक्रीज कर रहे हैं तो हाँ, जिससे उसका क्या होगा, उनका न्यूट्रिशन बेसिस बढ़ेगा, हाई परफॉर्मेंस बढ़ेगी इससे। अगर वो अपनी कैलोरी को इस लेवल से और आगे लेके जा रहे हैं तो ये हार्मफुल नहीं है, ये सेफ है। सेकेंड आता है कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। अपनी कार्बोहाइड्रेट लोडिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब कार्ब्स ले रहे हैं ज्यादा। अब ज्यादा कार्ब ले रहे हैं तो उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, ठीक है। इससे क्या होगा, इनका ग्लाइकोजन लेवल जो है, बॉडी का ग्लाइकोजन लेवल मसल्स में बढ़ जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो एंड्योरेंस एथलीट रिलाई ऑन द स्टोर्स ऑफ द ग्लाइकोजन, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है ग्लाइकोजन पर डिपेंड करती है बॉडी। जितना भी हम स्टोर करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करेगी ग्लाइकोजन को हमारी बॉडी ड्यूरिंग ट्रेनिंग या कॉम्पिटिशन के टाइम। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग क्या करेगी, एनहेंस कर देगी अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन इन द बॉडी बिफोर कॉम्पिटिशन। अब ग्लाइकोजन ज्यादा स्टोर हो जाएगा हमारी बॉडी में, जिससे हम ज्यादा हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी किसी भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स जो भी हम कर रहे हैं। थर्ड आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब अगर क्योंकि कई तरह के स्पोर्ट्स में जाता है स्पोर्ट्स पर्सन, तो उसको स्ट्रेस होना लाजमी है, स्ट्रेस होगा।
अगर हम किसी स्ट्रेस मैनेजमेंट का सहारा ले रहे हैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए तो हम ले सकते हैं, ये सेफ है। ठीक है, ये क्या करेगी, ये एनहेंस करेगा आपका कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस। अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक को यूज कर रहे हैं तो आप, क्योंकि स्ट्रेस नहीं है अब आपको, तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इससे। ठीक है, अब सेफ है तो कुछ हार्मफुल भी हैं। हार्मफुल में आएगा ब्लड डोपिंग, ये हार्मफुल है ब्लड डोपिंग। ठीक है, मतलब कि अलग से रेड ब्लड सेल्स को इंक्रीज कर देना, अपनी बॉडी की रेड ब्लड सेल को इंक्रीज कर देना, वो ब्लड डोपिंग में आएगा। नेक्स्ट आता है HGH हार्मोन को लेना। थर्ड आता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड, ये हार्मफुल हैं, ये नहीं लेने चाहिए। ठीक है, डिटेल में ये पार्ट 2 में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां आप देख लेना। लास्ट आता है इसके अंदर डोपिंग कंट्रोल प्रोसीजर। अब ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। डोपिंग कंट्रोल प्रोसीजर में जो आएगा, अब डोपिंग कंट्रोल प्रोसीजर में जितनी भी प्रोसीजर हैं, ये अथॉरिटी चाहती है कि एथलीट को ये सारे के सारे प्रोसीजर पता होने चाहिए, उसको उसके नॉलेज में होनी चाहिए सारी की सारी चीज़ें। सबसे पहला जो आता है सिलेक्शन ऑफ एथलीट। अब क्योंकि अथॉरिटी ने एक एथलीट को सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट डोपिंग कंट्रोल अथॉरिटी कभी भी कर सकती है, कंपटीशन के ट्रेनिंग कैंप में कर सकती है, कंपटीशन के वक्त कर सकती है, उसके घर पे कर सकती है, कहीं भी कभी भी कर सकती है, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में कभी भी सिलेक्ट कर सकती है। ठीक है, और ये सिलेक्शन जो है रैंडम बेसिस पे होता है। ठीक है, एज पर एस्टेब्लिश क्राइटेरिया और टारगेटेड। और जब ये सिलेक्ट हो गए तो सेकंड जो इनका आता है वो आता है नोटिफिकेशन। जब भी कोई एथलीट सिलेक्ट हो गया है तो ये अथॉरिटी क्या करती है, डोपिंग कंट्रोल ऑफिसर नोटिफाई करता है उस पर्सन को, एथलीट को, कि आप सेलेक्ट हो चुके हो, और आपको एक साइन करके देना है एक फॉर्म जिसमें आप कंफर्म कर रहे हो कि ही और सी अंडरस्टैंड कर चुके हैं सारे के सारे राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी इसमें कही गई हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप सब अलाउ कर रहे हो तो आप आ सकते हो। ठीक है, उसको एक साइन करके देना है। थर्ड आता है रिपोर्ट करना है डोपिंग कंट्रोल स्टेशन पे। अब एथलीट को जल्द से जल्द इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल रिपोर्ट करना पड़ेगा डोपिंग ऑफिसर को। डोपिंग कंट्रोल ऑफिसर क्या करेगा, वो डिले अलाउ कर सकता है कुछ कुछ केसेस में। अगर वो एथलीट प्रेस कॉन्फ्रेंस में है तो अलाउ कर सकता है वो डिले, मतलब कुछ लेट आ सकते हो आप, या फिर उसके ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट होने वाला है तो कर सकते हैं, या फिर वो विक्ट्री सेरेमनी मना रहे हैं अपनी। ठीक है, तो इस चीज में वो अलाउ कर सकता है डोपिंग ऑफिसर। नहीं तो आपको जल्द से जल्द आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा डोपिंग ऑफिसर के पास आके, जैसे आपको नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है, फोर्थ आता है सेलेक्टिंग दी सैंपल कलेक्टिंग वेसल। अब जैसे एथलीट सेलेक्ट हो गया, एथलीट ने फॉर्म साइन करके दे दिया और डोपिंग अथॉरिटी के पास रिपोर्ट कर दिया, उसके बाद इनको अपने लिए कलेक्शन वेसल कलेक्ट करना है। ठीक है, जिसमें उनको यूरिन सैंपल देना है। अब वेसल सेलेक्ट करने के लिए वो ध्यान रखें कि वो वेसल जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो इम्पटी हो, क्लीन हो और पैकेजिंग इज इंटैक्ट हो। इस चीज का ध्यान रखें जरूर। उसके बाद फिफ्थ आएगा प्रोविजन ऑफ यूरिन सैंपल। अब बारी आती है जो उन्होंने वेसल कलेक्ट किया है उसके अंदर यूरिन सैंपल देना। अब जो है यूरिन अप्रोक्सीमेटली 90 मिलीलीटर ऑफ यूरिन इज रिक्वायर्ड है। अप्रोक्सीमेटली 90 मिलीलीटर यूरिन का रिक्वायर्ड होता है सैंपल के लिए। ठीक है, 6 आता है सेलेक्टिंग दी सैंपल कलेक्शन किट। अब ऑफिसर्स क्या करते हैं, एथलीट को ऑफर करते हैं चॉइस की, किट की चॉइस करने का। जो उनको किट मिलने वाली है कलेक्शन किट, उसका चॉइस करने के लिए आपको कौन सी किट चाहिए। द एथलीट विल बी ऑफर्ड अ चॉइस ऑफ किट। द एथलीट को चूज करनी चाहिए अ सैंपल किट फ्रॉम द सिलेक्शन, यानी चूज करनी पड़ेगी उसको, जो उनको प्रोवाइड की गई है उसमें से चॉइस करनी पड़ेगी जो सैंपल किट वो लेना चाह रहे हैं। ठीक है, 7th आता है स्प्लिटिंग दी सैंपल। सैंपल को अब स्प्लिट करना, जो भी सैंपल उनको मिल गया है यूरिन का, अब उसको स्प्लिट करना पड़ेगा सैंपल ए में, सैंपल बी में। आफ्टर दैट ही और शी शुड ओपन द किट। जब उनको किट मिली है, किट में उनको किट ओपन करने के बाद उनको देखना है जो सैंपल कोड नंबर है बॉटल पे, लिड्स पे और कंटेनर पे मैच होना चाहिए। जो भी किट उनको मिली है उसमें बॉटल पे, लिड पे और कंटेनर पे जो नंबर उनको दिया गया वो मैच होना चाहिए। उसके बाद वो इस सैंपल को सैंपल ए और सैंपल बी में
स्प्लिट करेंगे, सैंपल ए में वो 30 मिलीलीटर ऑफ यूरिन को डालेंगे और सैंपल बी में जितना बचा है बाकी उसमें डालेंगे। ठीक है। 8th आता है सीलिंग द यूरिन सैंपल। अब जो सैंपल कलेक्ट हो गया, 2 पार्ट में स्प्लिट भी हो चुका है, अब इन दोनों पार्ट को सील करना पड़ेगा ताकि आगे ये टेस्ट के लिए जा सके। अब आफ्टर दैट द लिड ऑफ द बोतल आर टाइटन, ये टाइट हो चुका है और सील हो चुका है प्रॉपर प्लास्टिक बैग में। इसके बाद इसको एक स्टोरेज बॉक्स में रख दिया जाएगा। एथलीट का रिप्रेजेंटेटिव या डीसीओ जो ऑफिसर है वो कंफर्म करेगा प्रॉपर सीलिंग हो चुकी है बॉटल की नहीं। प्रॉपर सील होने के बाद ये आगे स्टेप्स में फर्दर मूव करेगा। 9th आता है मेजरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब इसके बाद डीसीओ यानी डोपिंग कंट्रोल ऑफिसर ये इंश्योर करेगा कि जो सैंपल उनको मिले हैं क्या वो डाइल्यूट तो नहीं कर रहे हैं। अगर वो डाइल्यूट कर रहे हैं, किसी चीज को डाइल्यूट कर रहे हैं, तो वो एथलीट को दोबारा बोलेंगे और सैंपल लाने को। ठीक है। एडिशनल सैंपल लेने के लिए डीसीओ बोल सकता है एथलीट को अगर वो लग रहा है कि ये डाइल्यूट करेंगे। ठीक है। 10th आता है वेरिफिकेशन ऑफ द डोपिंग कंट्रोल फॉर्म। अब वेरिफिकेशन लेना पड़ेगा डोपिंग कंट्रोल फॉर्म का। अब एथलीट के रिव्यू उन्होंने देख लिए डीसीओ ने। उसके बाद क्या होगा, उन्होंने देखा कि जितने भी इंफॉर्मेशन अभी तक एथलीट ने प्रोवाइड कराई है एक्यूरेट है, कंप्लीट है, तो इस फॉर्म में एथलीट की पर्सनल इंफॉर्मेशन, कोई भी सब्सटेंस वो ले रहा है अभी या उसने लिया है कभी तो बताना पड़ेगा। कोई भी मेडिटेशंस अगर वो चल रही है मेडिसिन उसकी इस हफ्ते के बीच में तो उसको बतानी पड़ेंगी। और इसके अलावा उसको साइन करना होगा इस पे और रिसीव करना पड़ेगा कॉपी डोपिंग कंट्रोल प्रोसीजर्स की। डोपिंग कंट्रोल फॉर्म की कॉपी उसको मिल जाएगी। ठीक है। अगर एथलीट सेटिस्फाई नहीं हो रहा डोपिंग कंट्रोल प्रोसीजर से तो वो कमेंट कर सकता है, वो मे प्रोवाइड हिज और कमेंट ऑन द डोपिंग कंट्रोल फॉर्म। डोपिंग कंट्रोल फॉर्म में अगर वो किसी चीज से नहीं सेटिस्फाई हो रहा तो वो कंट्रोल फॉर्म में लिख सकता है कि मुझे मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ, इस चीज से सेटिस्फाई नहीं हूँ। ठीक है। 11th आता है लेबोरेटरी प्रोसेस फॉर एनालिसिस ऑफ द सैंपल। अब जितने भी सैंपल कलेक्ट हुए थे अब लेबोरेटरी में जाएंगे। अब सैंपल जो सेंड किए जाएंगे वाडा एक्रेडिटेड लेबोरेटरी में। इन स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी दी जाएगी कि जितने सैंपल जा रहे हैं वो सिक्योर्ड रहें। सबसे पहले जो है सैंपल ए को एनालाइज किया जाएगा, सैंपल बी को स्टोरेज बॉक्स में सेफली रख दिया जाएगा, सैंपल ए सिलेक्ट होगा। सैंपल ए को एनालाइज कर लेंगे। सैंपल ए जब पॉजिटिव निकलता है तो सैंपल बी को एनालाइज करेंगे। जब ये दोनों पॉजिटिव निकलते हैं सैंपल ए और सैंपल बी तो एथलीट को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपके दोनों सैंपल पॉजिटिव हैं। ठीक है। तो डोपिंग कंट्रोल प्रोसीजर में सिर्फ इतना ही था, 11 पॉइंट। ये आप याद कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 5-6 मार्क्स का डोपिंग कंट्रोल प्रोसीजर आ जाता है तो 11 के 11 आपको एक स्टोरी की तरह से याद कर लो। मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ये सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे एथलीट को। सेकंड, एथलीट को नोटिफिकेशन देंगे कि आप सेलेक्ट हो चुके हो। थर्ड, जैसे ही उसको पता लगा कि यार नोटिफिकेशन मिल गया मुझे तो उसको जल्द से जल्द वहां जाना पड़ेगा। अब उसके बाद जो है उसको जैसे ही वो वहां पहुंचा उसको वैसे कलेक्ट करना है। वैसे कलेक्ट करने के बाद उनको यूरिन सैंपल देना है। यूरिन सैंपल कितना होगा मैंने बताया आपको, 90 मिलीलीटर यूरिन सैंपल देना है। यूरिन सैंपल देने के बाद अब उनको एक किट मिलेगी जिस किट में उनको यूरिन सैंपल को रखना है। किट जब मिली, किट में उनको इंश्योर करना है कि वो किट उनके नंबर से मैच हो रही हो और उसके बाद उस किट में से उनको स्प्लिट करना पड़ेगा सैंपल को। किसमें, सैंपल ए सैंपल बी में। सैंपल ए में कितना डालेंगे वो 30 मिलीलीटर, रेस्ट ऑफ द सैंपल बी में। सैंपल ए और बी जब इन्होंने कर लिया उसके बाद स्प्लिट करने के बाद अब ये दोनों सैंपल को क्या होगा, सील किया जाएगा। सील करने के बाद मेजर करा जाएगा कि ये डाइल्यूट तो नहीं कर रहे, डाइल्यूट कर रही तो दोबारा एडिशन मांगेंगे। अब सील हो गया, सील होने के बाद आगे जाएगा। आगे जब जाएगा तो उसके बाद 10th में आता है वेरिफिकेशन लेंगे उसकी। ये सारी चीजें वेरीफाई करने के बाद फॉर्म उसको कॉपी दी जाएगी डोपिंग कंट्रोल फॉर्म की। अगर उसको वो सहमत नहीं है तो डोपिंग कंट्रोल फॉर्म में अपने कमेंट लिख सकता है। सील होने के बाद अब इसने फॉर्म ले लिया। फॉर्म के बाद लास्ट जो आएगा, अब वो जो सैंपल लिया था उसको एनालाइज किया जाएगा। सबसे पहले सैंपल ए को एनालाइज करेंगे, वो पॉजिटिव आता है तो सैंपल बी को करेंगे। दोनों पॉजिटिव होते हैं तो एथलीट्स को बता दिया जाएगा। दैट्स इट। समझ आया अच्छे से। यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर खत्म, डोपिंग का चैप्टर ओवर है। इसमें अगर कुछ भी आपको डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। एक पॉइंट है साइड इफेक्ट ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस। ये मैंने नहीं डाला है इसके अंदर क्योंकि ये बहुत इजी है, बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। आपको अगर फिर भी उसमें डाउट है आप मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। साइड इफेक्ट ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस मतलब एनाबॉलिक के साइड इफेक्ट क्या होते हैं,
कार्डियोवास्कुलर फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट, अगर आप पढ़ोगे तो बहुत ईजी है, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, बस ये डोपिंग का चैप्टर यहाँ एंड होता है। इसमें अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने वैसे भी आपको बता दिए हैं। मैं लाइव आया था 3 दिन पहले, जो मैं लाइव आया हूँ उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं फिजिकल एजुकेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अब जिन बच्चों का एग्जाम है कल, उनको ऑल दी बेस्ट, एग्जाम अच्छा जाएगा, टेंशन मत लो। कुछ भी क्वेरीज हैं आपकी तो मुझे बता देना। अब आगे एग्जाम के जो भी आपको डाउट्स आएंगे बता देना, मेरी किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। और मेरी लाइव वीडियो जो है 10 बजे होती हैं, हर दिन 10 बजे मैं लाइव आता हूँ। और अगर जिस दिन मैं नहीं आ पाऊंगा तो मेरे कम्युनिटी टैब में मैं आपको डाल दूंगा कि मैं जिस दिन नहीं आ पा रहा हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और तब तक के लिए बाय।